Hello student, welcome you all the new session 2021. I am your SSC teacher. I am going to start a new topic in history, nationalism in India, limits of civil disobedience movement. लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट का मतलब ये है कि इसकी जो सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट लॉन्च हुआ था वो कहाँ कहाँ तक पहुँच पाया, कौन कौन से लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए और किन की क्या प्रॉब्लम थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनटचेबल और दलित थे और डिप्रेस ऑप्रेस्ड वेयर नॉट मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ स्वराज। जो स्वराज का आइडिया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, वो उससे पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। वजह ये था कि उनके और जो ब्राह्मण्स थे उनके बीच में क्लैशेस थे। कैसे क्या थे? कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फेयरिंग द ऑफेंडिंग सनातनीज एंड कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। कांग्रेस ने जो दलित्स थे, ऑप्रेस्ड क्लास था, उसके मतलब पक्ष में कोई चीज़ें नहीं की या उसके लिए कोई वेल बिहेव का काम नहीं किया। उसको डर था कि अगर हम दलित के साथ जाएंगे या दलितों के लिए कोई अच्छा चीज़ करेंगे तो फिर जो हाई क्लास हिंदू है, कंजर्वेटिव नेचर का, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है। गांधी जी ने इसके लिए अपना मत रखा और कहा कि गांधी जी मानते थे कि स्वराज 100 साल बाद भी नहीं आ पाएगा अगर हम ऐसे ही बटे रहे जाति में, धर्म में। ये जो कास्टिज्म है इसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि गांधी जी बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated, called them हरिजन। उनको मतलब दलित को मतलब उन्होंने हरिजन कहा कि 100 साल बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिलेगी अगर हम ऐसे ही अपने भाइयों के साथ अनटचेबिलिटी या एलिमिनेट करते रहेंगे। उनको उनकी डिग्निटी को प्रूव करने के लिए उन्होंने खुद ही एक भांगी का रोल निभाया और घरों में जाके लोगों के टॉयलेट साफ किए। परस्यूडेड टू अपर क्लास टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप साइन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने हाई क्लास जो हिंदू थे उनसे उन्होंने ये आग्रह किया कि आप जो अपने दिल में जो पाप पैदा कर रहे हैं अनटचेबिलिटी का, उसको गिव अप करें। कई क्षेत्रों में डिमांड जो थी वो रोज़ हुआ, मतलब ये डिमांड आने लगी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड और रिजर्व सीट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अनटचेबल को दिया जाए। तो इस पे जो दलित पार्टिसिपेशन था वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में वो कम रहा, लिमिटेड रहा, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहाँ इनकी स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अंबेडकर ने जो थे उन्होंने दलितों के लिए एक एसोसिएशन बनाया था 1930 में। इसी के बाद गांधी और उनके बीच में मतलब क्लैशेस शुरू हो गए। गांधी जी ये मान रहे थे कि रिजर्व सीट जो था उनको नहीं देना था और एक तरफ अंबेडकर लड़े थे, मतलब डटे थे कि उनको रिजर्व सीट दिया जाए। उनको अभी तक कोई पावर या पोजीशन अथॉरिटी होल्ड करने के लिए नहीं दिया गया, उनकी स्थिति में सुधार कैसे होगा। तो इन दोनों में गांधी और अंबेडकर में क्लैशेस शुरू हुए। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसके बाद गांधी और इनके बीच में समझौता हुआ इलेक्ट्रोड सीट को लेके। ठीक है। तो गांधी और अंबेडकर बीच में जो समझौता हुआ उसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1932 में हुआ था। ठीक है। और इसमें रिजर्व सीट जो दिया गया था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनको मिला था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जाके इन दोनों के बीच में क्लैशेज जो थे वो ख़त्म हो गए। और नेहरू ने गांधी ने ये की बात इसलिए अंबेडकर माने भी थे कि गांधी जी ने वो सत्याग्रह टाइप का जो आमरण अनशन होता है वो उन्होंने कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी इन दोनों के बीच में। एक तरफ ये अपने दलितों के हक के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ गांधी जी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी इन दोनों के बीच में जो आपकी किताब में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात थी वो नहीं मानी गई। वो जनरल इलेक्शन में ही खड़े होंगे और जनरल चुनाव में ही उनको सीट दी जाएंगी। ऐसा नहीं था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड सिर्फ दलित ही उसमें खड़े होंगे और दलित ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं था। इसको नहीं रखा गया। तो इस बात पे अंबेडकर एग्री भी हो गए थे और बाद में इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी बीच एक और क्लैशेज था मुस्लिम वर्ग। तो हमने देखा कि कैसे दलित अपने आप को एलिमिनेट किए थे सिविल डिसोबीडियंट। दूसरा क्लास था मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम अपने आप को एलिमिनेट करना शुरू कर दिए। एलिमिनेशन उनको लग रहा था कि जैसे जैसे कांग्रेस की नज़दीकियाँ हिंदू महासभा से बढ़ती गई तो उनको लगने लगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है,
क्योंकि हिंदू महासभा का डिमांड था वो हिंदू राष्ट्र का था। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर मुस्लिम की क्या आइडेंटिटी रहेगी, इसको लेके जो मुस्लिम लीग था उसमें बहुत चिंता थी इसको लेके, मतलब बहुत वो चिंतित रहने लगे। और जैसे जैसे मतलब कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी एसोसिएशन के साथ, हिंदू महासभा के साथ, मुस्लिम कांग्रेस से दूर होते चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो वर्सनेड इफेक्ट हुआ, कई जगह पे प्रोविंशियल कम्युनल वायलेंस हो गए, कई प्रोविंस में कम्युनल वायलेंस हो गए दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। इसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह पे राइट्स भी हुए। आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कलकत्ता ईस्ट और वेस्ट बंगाल में जो बटा था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, उसमें यही चीज़ हुआ था। तब भी गांधी जी को वहाँ जाके सारे क्लासेस को मतलब ख़त्म करना पड़ा था। ठीक, मुस्लिम लीग जो था वो डिमांड कर रहा था कि जहाँ हमारी आबादी अच्छी है, जहाँ पे हमारी जनसंख्या ठीक ठाक है, वहाँ पे हमको सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब वहीं लोग खड़े होंगे और उन्हीं की कम्युनिटी जो है खासकर वोट करेगी, खासकर उन्हीं की कम्युनिटी के कैंडिडेट को सीट दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू महासभा जो थी इसके अगेंस्ट में थी। ठीक है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ट्राई टू negotiate an alliances in 1927. It appeared that such unity could be forced. Differences were over representation in future assembly that were to be elected. मतलब 1927 में इन दोनों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी। जिन्ना ने शर्त रखा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर देंगे अगर आप हमें, ठीक है, इफ़ मुस्लिम वेयर असर्ट रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते अगर कांग्रेस जो है असर्ट कर देती, मतलब उनको आश्वस्त कर देती कि सेंट्रल इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए, यानी जितनी उनकी देश में पॉपुलेशन का प्रेजेंटेशन है उतना ही % उनको सेंट्रल जो असेंबली है उसमें उनको सीट दिया जाए। और ख़ासकर मुस्लिम डोमिनेंस इलाकों में जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्टोरेट जो है उन्हीं को रहे या खासकर मुस्लिम लोग को मिले। इस पे जो है हिंदू महासभा को मतलब आपत्ति हो गई और ये जो इशू था वो सॉल्व होने ही वाला था। लेकिन जो जैंकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने अपोज कर दिया और फिर जो है ये जो सीट का बंटवारों को लेके जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो गई। ख़त्म क्या हो गई कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई। अब ये एलिनिएशन जो था, खासकर अलाइंसेस जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान का जो डिमांड था वो उठने लगा। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, मुस्लिम जिन्ना ने कहा था कि अगर आप हमें असर्ट कर दे कि आप जो है सेंट्रल जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें रिप्रेजेंटेशन हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, और जहाँ पे उनकी डोमिनेटेड प्रोविंस है वहाँ पे उनका जो है प्रेजेंटेशन उन्हीं के सीट्स को ज़्यादा दिया जाए। तो इस बात से हिंदू महासभा नाराज़ हो गई और बाद में जब ये बात नहीं बनी तो फिर मुस्लिम लोग ने एक अलग ही राह अपना लिया कि अब हमें हमारा अलग एक हमारा देश चाहिए जो पाकिस्तान के नाम से बनेगा। मैनी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट माइनॉरिटी स्टेट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, क्योंकि हिंदू महासभा के बढ़ते हुए इस मतलब को क्या कहें एक्टिविटी से जो वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे, इस पे मुस्लिम जो माइनॉरिटी जो था स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न था। वो चिंतित था कि हमारा मतलब तब क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हमें हिंदू बनना पड़ेगा। तो थोड़ी सी तो दिक्कत थी, मुस्लिम लीग सोचने में परेशानी थी क्या अभी भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं रह रहे हैं, शांति से रहते हैं। तो थोड़ी बहुत उसकी बेवकूफ़ी कह सकते हैं मुस्लिम लीग की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो आखिरी टॉपिक होगा, स्पेयर्ड ऑफ नेशनलिज्म। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो स्पेयर्ड ऑफ नेशनलिज्म जो है वो कैसे हुआ, भारत में नेशनलिज्म आया। आप जानते हैं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते भारत में नेशनलिज्म आया। तो हम जो है अपना इतिहास, क्योंकि ब्रिटिश हमारे इतिहास को इन्फीरियर मानते थे, सैवेज मानते थे, ठीक है, जंगली मानते थे कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, जबकि हमारा इतिहास काफ़ी गौरवान्वित रहा है। हमारी ब्रेवरी और किस्सों को अगर कहानियों को देखें तो बहुत ऊंचा रहा है। तो इस वजह से
जो हमारा इतिहास है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसको मतलब नेशनल फीलिंग को लाने के लिए क्या किए गए, आज जो आप गीत सुनते हैं, जो आप गाने सुनते हैं, फर्स्ट जो 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी को जो हम लोग गीतें सुनते हैं, नेशनल सॉन्ग्स सुनते हैं, वो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको सुना के, उनको कम से कम गीतों को वो तो सुन सकते थे, सुन के अपने नेशनल फीलिंग को रोज कर सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, बाय हिस्ट्री, फिक्शंस, folklore, songs, popular prints and symbol. National symbol as a figure of image, identity of India as a भारत माता। पहली बार जो भारत माता का इमेज था वो बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो आइडेंटिटी ऑफ भारत माता थी। लेटर रोड वंदे मातरम एंड नोबल आनंद मत, उन्होंने बाद में लिखा था आनंद मत, जो वंदे मातरम जो लिया गया आनंद मत से। रविंद्रनाथ टैगोर एंड प्रिंटेड भारत माता एज अ काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल्स। मतलब पहली बार जो भारत माता बनाई थी उनके 4-5 हाथ थे, आपके बुक में दिया हुआ, तो वो बनाया गया था जिसमें उनको भारत माता को शांत, कंपोज्ड, डिवाइन, पवित्र और स्पिरिचुअल, धार्मिक बताया गया है। फॉल्क टेल्स जो थी, जो लोक कहानियाँ होती हैं, टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। हमारा जो इतिहास है उसको हम अपने कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं कि जो हमें बताया जा रहा है कि हम इनसेवेज हैं, इन्फीरियर हैं, तो वो ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास काफ़ी गौरवान्वित रहा है। जो बाद में ब्रिटिश आए उसको तहस नहस किया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे राइटर आगे आए, ठीक है। जैसे एक मद्रास में नतीशा शास्त्री हैं, उन्होंने पब्लिश किया था मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फॉल्क, जो वहाँ की लोक कहानियाँ होती हैं उनको 4 वॉल्यूम में छापा था कि हमारा इतिहास कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसको गीतों के माध्यम से पहुँचाया था, ठीक है। उसी के साथ जब स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ लॉन्च हुआ था, ट्राई कलर फ्लैग, हमारे यहाँ जो पहला जो झंडा बनाया गया था भारत का, वो रेड, ग्रीन एंड येलो था, वॉज डिज़ाइन किया गया था। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंट इन 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिसेंट मून, ठीक है, रिप्रेजेंट इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए पहली बार जो हमारा झंडा बना था उसमें जो लोटस भारत माता जो बनाई गई थी, और जो हमारा झंडा बना था उसमें जो चित्र था उसमें 8 कमल 8 प्रोविंसेस को उस समय के भारत के, ब्रिटिश इंडिया के भारत, मतलब भारत को दिखलाते थे। और उसमें क्रिसेंट मून जो आधा चांद होता है उसको दिखलाया गया था, क्योंकि हम चांद का पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। ये यूनिटी को लेके फोर्ज किया गया था उसको। 1921 में गांधी जी डिज़ाइन किया था स्वराज का फ्लैग। स्वराज फ्लैग जो है आज़ादी का झंडा, वो रेड, ग्रीन एंड वाइट का हुआ, ये जो अभी तक चलता है। अभी तक नहीं, रेड, ग्रीन एंड वाइट हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। जब गांधी का वो पहले गांधी का चरखा जो था, स्पिनिंग व्हील, वो रखा गया था जब गांधी जी ने अपना जो झंडा बनाया था, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट मतलब कलर रखा गया था। उसमें जो व्हील था वो रिप्रेजेंट करता था सेल्फ हेल्प का, कि आत्मनिर्भर, मतलब खुद से अपना कपड़ा बनाइए, खुद ही पहनिए। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश बिलीव इंडिया एज अ बैकवर्ड एंड द प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल टू डू समथिंग। मतलब ब्रिटिश ये मानते थे कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, ठीक है, प्रिमिटिव है, पुराने विचारधारा का है, और इनकेपेबल है। इनकेपेबल है कि मतलब कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टॉक अबाउट द ग्लोरियस पास्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मैथ एंड रिलीजियस एंड कल्चर एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड। भारत में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए कई सारी साइंस, ठीक है, मैथ्स, अगर हम बात करें हमारा इतिहास का, तो ऐसा नहीं था कि हमारा ग्लोरियस पास्ट नहीं रहा है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, ट्रेड हो एंड क्राफ्ट हो। तो ऐसे करके भारत में जो नेशनलिज्म है उसको प्रमोट किया गया डिफरेंट तरीके से। आज इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोई नया टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का, वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।